भारतीय रेलवे विश्व में चौथे और एशिया में दूसरे स्थान पर है। ब्रॉड गेज में लगभग 66,000 किलोमीटर से भी लंबे ट्रैक पर हम 14,000 गाड़ियों का सफल परिचालन प्रतिदिन करते हैं। इसमें लगभग 8,500 सवारी और शेष मालवाहक गाड़ियां हैं। इन मालवाहक गाड़ियों में यदि हम इतिहास को देखें तो 15 अगस्त 2023 को हमने 3.5 किलोमीटर लंबी भरी मतलब 295 वैगन को भरी अवस्था में, जिसका की वजन लगभग 27,000 टन और जो 6 लोगों से हॉल की गई। इस प्रकार इस सुपरवासी का हमने एक सफल परिचालन किया और इसकी लंबाई का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक स्टेशन को पार करने के लिए इस 3.5 किलोमीटर लंबे सुपरवासी मालवाहक रेक ने लगभग 4 मिनट का समय लिया। तो अतः मैं आपको लॉन्ग होल कौन से, जो एक स्टैंडर्ड मानक मालवाहक गाड़ी 56 वैगन से अधिक की लंबाई से हम परिचालन करें, चाहे वो खाली हो या भरी हो, तो उसे लॉन्ग होल कहा जाता है। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा माल को कम ऑपरेटिंग डिस्टरबेंस करते हुए हम अधिक उत्पादन करें, माल ढोने का अधिक उत्पादन करें, यह इसका मूल्य उद्देश्य है। अब जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि भारतीय रेल में 16 अप्रैल 1853 से पूर्व ही सवारी गाड़ी से पूर्व ही हमने सोनाली नदी रुड़की में और मद्रास के रेड हिल रेलवे के माध्यम से भाप इंजनों द्वारा सड़क निर्माण सामग्री या बिल्डिंग निर्माण सामग्री को लोह पथ पर ढोया। शायद संभवतः हुआ भारतीय रेल के सुनहरे इतिहास का पहला पन्ना ब्रिटिश। तब से अब तक 15 अगस्त 2023 को 3.5 किलोमीटर लंबे लॉन्ग होल को भी हमने, जिसमें कि 295 वैगन थे, कल्पना कीजिए कितना बड़ा होगा, हम वहां तक इस प्रकृति तक पहुंच गए। तो इन लंबी ट्रेनों को जिन्हें लॉन्ग होल कहा जाता है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो लॉन्ग होल ट्रेन ओवरव्यू, ये आप किस प्रकार पढ़ रहे हैं कि इसका रेफरेंस क्या, कैमटेक के 2011 के दिशा निर्देशानुसार और लेटेस्ट रेलवे बोर्ड के इस लेटर के, जो कि 2023 को था, 2023 को निकाला गया था, उसके अनुसार हम इस अध्ययन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, जैसा कि हमें पता, हमें उसका परिचय पढ़ना है कि ये है क्या। तो लॉन्ग होल क्या है कि लॉन्ग होल एक से अधिक मानक ट्रेन मतलब 58+1 वैगन और ब्रेकवान से अधिक 2 ट्रेन रेक का मिलना, फ्रेट ट्रेन का मिलना लॉन्ग होल कहलाता है। ये क्यों बनाया गया, इसके उद्देश्य को हम मोटा सा भी पढ़ लेते हैं कि बड़े भारी सामान को आप बड़े भीड़ वाले, जहां रेल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहां पर इसको संचालन से हमें उसकी क्षमता में बहुत लाभदायक वृद्धि होती है। तो इससे पहले हमने ज्यादा से ज्यादा माल वहन करने की क्षमता को हमने कई तरह से किया। पहले वैगन के डिजाइन को चौड़ा किया, एक्सेल लोड बढ़ाया, प्रत्येक गाड़ी में थोड़ा बहुत वैगनों की संख्या में बढ़ोतरी की, एक्सेल लोड बढ़ा के उसकी मालवाहक क्षमता बढ़ाई। लेकिन क्योंकि उचित समय पर माल को, इस सबको करने के बावजूद हम समय पर माल बहुत सारा नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो 2000 के आसपास तो रेल के मालवाहक भाड़े की जो आय थी वो उल्टा कम होने लगी थी। ठीक है, तो रेलवे को इससे काफी नुकसान हो रहा था आर्थिक। तो इस संदर्भ में हमने अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए भी हैं और कुछ बन भी रहे हैं, परंतु जब तक ये पूर्ण रूप से कार्यरत ना हो, सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ना बन जाए पूरे देश में, तब तक हमने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया।
ये इसका परिचय है। जैसे लॉन्ग हॉल ट्रेन के कुछ उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप इसके महत्व को आसानी से समझ जाएं। ये एक लॉन्ग हॉल सुपर वास्की है जो मैंने बताया 2023 में बना था। ये सबसे बड़ी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में बनाई गई थी और इसमें 295 वैगन को 6 लोगों को माध्यम से होल किया गया, जिसमें लगभग 25,900 लगभग 26,000 टन वजन था और ये 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी थी। तो आप इसकी कल्पना कीजिए कितना महत्वपूर्ण और बड़ा लॉन्ग हॉल जो हमने सफलतापूर्वक चलाया। उसके बाद दूसरे लॉन्ग हॉल के लिए मैं आपको और परिचय कराना चाहूँगा। जैसा कि हम अपने रेलवे के सिस्टम में भली प्रकार से जानते हैं कि ट्रेन ऑपरेशन में एक ट्रेन की सुरक्षित, संरक्षित और समयबद्ध यात्रा के लिए कई विभागों में जिम्मेदारियों के साथ हमने बांटा हुआ, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पीवे, एसएनटी और ट्रैफिक और ऑपरेशन। तो इसमें इसी प्रकार लॉन्ग हॉल को भी चलाने के लिए सभी डिपार्टमेंट के अपने कुछ कर्तव्य हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। आइए लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाने के लिए हम CNW के कर्तव्य के विषय में जानें। CNW क्या है कि कैरिज एंड वैगन, जो गाड़ी की मेंटेनेंस के बाद इसके गाड़ी प्रेक्षक ब्रेक कंटिन्यूटी की जांच करने के बाद पहले आपने जांच करनी कि दोनों रैक की BPC वैलिड हो, ठीक है। उसके बाद आपने वैलिड जो रेक कंबाइंड हो गए हैं उन दोनों को मिलाकर उसकी कंटिन्यूटी की जांच करना है। ब्रेक कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट जो पहले लीडिंग लोको से लास्ट ट्रेलिंग ब्रेक वान तक उसको जांच करना है और उसका एक कवर ब्रेक पावर प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था करनी है। ये कवर BPC क्या होगी, कवर ब्रेक पावर प्रमाण पत्र, ये अलग अलग रेक के मूल ब्रेक पावर को भी दर्शाएगा। इसमें दोनों की जो जितने रेक लग गए, 2 रेक 3 रेक जिनकी BPC वैलिड है, उनको मिलाकर हमें कवर्ड ब्रेक पावर सर्टिफिकेट देते हैं। तो लॉन्ग हॉल ट्रेन में जो क्लब्ड किए गए दोनों रोकों को अलग अलग से वैलिड BPC को एक कंबाइंड BPC के रूप में हम चलाएंगे और इसकी फिर यात्रा को इस प्रकार सुनिश्चित कर। इसके पश्चात लॉन्ग हॉल जो सफलतापूर्वक भारतीय रेल ने चलाए, त्रिशूल और गरुड़, ये उदाहरण में केवल आपको इसकी महत्ता और इसकी भव्यता को, लंबाई को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। त्रिशूल ये दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की गाड़ी थी। इसमें 177 वैगन थे। यह ट्रेन 7 अक्टूबर 2021 को चली। ये त्रिशूल थे। इसके ठीक एक दिन बाद दक्षिण मध्य रेलवे ने ही 8 अक्टूबर 2021 को गोंगतुल डिवीजन में ये इतनी ही बड़ी एक और गरुड़ लॉन्ग हॉल को सफलतापूर्वक संचालन किया। तो इस तरह आप इनके परिचय और क्या क्या महत्वपूर्ण था ये आपने समझा। अब आप समझेंगे इसका उद्देश्य। किसी भी कार्य को करने का एक निश्चित उद्देश्य तो होता है। लॉन्ग हॉल ट्रेनों की चलने से क्या फायदा हुआ कि जो व्यस्त खंड थे जैसे बम्बई, हावड़ा, ये रूट अति व्यस्त होते हैं। तो इन व्यस्त खंडों में ट्रेन की भीड़ को कम करने में से मदद मिलेगी। क्यों मदद मिलेगी कि जब आप 3 फ्रेट रेक को एक साथ ही चलाएंगे तो उसकी सिग्नलिंग में, उसकी ढुलाई में और उसके बाद समय क्षमता उसकी बढ़ेगी। तो इस प्रकार उन 3 ट्रेनों का अलग अलग चलने का जो टाइमिंग हमारा जो लग रहा था वो उसके फलस्वरूप जो खाली हुआ ट्रैक है वो रोलिंग स्टॉक की गति को बढ़ाने में लाभदायक होगा। एक साथ हम बहुत सारा सामान ढो सकते हैं, ठीक है ना। ये जर्नल रेलवे से नॉमिनेटेड है। इसमें जैसे कि मारुति, पाइथन, लॉन्ग हॉल्स जैसे नाम की ट्रेनों को ट्रेन के नाम से इसको जोड़ा जाता है। इनमें नाम दिए जाते हैं, अभी हम आगे नामकरण में पढ़ेंगे। और फॉइस में, फॉइस क्या है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इनको स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा। जो क्रिस का फ्रेस है तो इसमें क्या है कि माल परिवहन प्रणाली, मैंने क्या कहा कि पहले हम समय से माल की डिलीवरी करें, इसके लिए हमें उसकी ट्रैकिंग भी सही करना पड़ेगा। और इस काम के लिए फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये स्पष्ट रूप से हर रेक को कहाँ चल रहा है और कहाँ उसको
वर्तमान स्थिति है इसको बताता है, जिससे कि हम जिस प्रकार आप स्पीड पोस्ट या कोरियर से अपनी ट्रैकिंग करते हैं, सेम इसी प्रकार यह हर चीज को उसका निष्पादन, उसका परिचालन सुनिश्चित करता है। ये मैं जो वॉइस की बात कर रहा था, इसमें देखिए लॉन्ग होल, ये स्पष्ट इसमें क्लियर है, लॉन्ग होल है और इसके अनुसार ट्रैफिक और ऑपरेशनल गतिविधियां की जाएंगी। तो ये वॉइसेस का एक मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखाया कि अलग से इसमें रंग भी दिया जाता है। रंग तो सभी फ्रेट स्टॉक में फ्रेट को हरा दिया जाता है, इसमें अलग से लॉन्ग होल बीपीसी इस प्रकार इसको इंगित किया गया है। अब आगे कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग होल। अब वही हमने बताया कि लॉन्ग होल एक मानक से अधिक दो रेखों को मिलकर बनाते हैं। ये रेख किस प्रकार बनाए जाएंगे, इसका भी एक सिद्धांत है। या तो आप फ्रंट और रियर, पहला एम्प्टी दूसरा एम्प्टी, दोनों खाली हों, इसमें कोई बात नहीं, दोनों एक ही प्रकार बॉक्सन, बीसीएन या कंटेनर जो भी हो सकता है, पहले खाली। फिर यदि एक दोनों लोडेड है तो लोडेड, इसमें भी आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, यदि कोई खाली और भरा दोनों ट्रैक का आपने लॉन्ग होल चलाना है तो ध्यान रखें, सबसे पहले जो लीडिंग इंजन की तरफ होगा वो लोडेड ट्रेन होगी, उसके पीछे एम्प्टी ट्रेन होगी। इसका सीधा सा अर्थ समझ रहे हैं, जो लोडेड ट्रेन होगी जो 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी तो उसका मोमेंटम वेट के कारण खाली के अपेक्षा कई गुना होगा। तो यदि खाली पहले लगा दी तो लोडेड ट्रेन का मोमेंटम का फोर्स उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए हमेशा लोडेड ट्रेन को हम पहले लगाएंगे, खाली को बाद में लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे इसका कंपोजिशन क्या है, किस प्रकार हमें इसको करना है। समझ गए ना एम्प्टी तो एक क्लियर समझ लें कि भारी को कभी भी खाली के आगे ही लगाना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका नामकरण, किसी भी चीज को आप बनाने के लिए ट्रेनों के नाम दिए जाते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक नाम है। तो इसका नामकरण पद्धति, नोमेनक्लेचर मेथड क्या है कि मैनुअल रूप से नियंत्रित लोकोमोटिव, यदि दो लोकोमोटिव वायर, इलेक्ट्रिक वायर या किसी भी प्रकार के एसएनटी माध्यम से जुड़े हुए हैं तो इसको मैनुअल कहा जाएगा। तो इस गठबंधन से बनी लंबी दूरी की ट्रेन को पाइथन मतलब एक लंबा, पाइथन मतलब वो सांप अजगर जो बहुत लंबा हो, तो पाइथन नाम इसको दिया गया है। एम का मतलब जो मैनुअली जिसका कंट्रोल्ड है, और वर्तमान में DPWCM डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम, इसको पाइथन एम का नाम दिया जाएगा और डब्ल्यू का नाम दिया जाएगा। डब्ल्यू फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वायरलेस, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी से एक लीडिंग रो को सबको कंट्रोल करेगा, इसलिए इसको पाइथन डब्ल्यू नाम दिया जाएगा। समझ गए आप, जो मैनुअली कंट्रोल्ड है वो पाइथन एम, और जो वायरलेस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल्ड है, वो पाइथन डब्ल्यू के नाम से दिया जाएगा, जिसको वॉइस में आपको स्पष्ट किया जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये DPWC से कंट्रोल्ड है। अब इसकी मूलभूत आवश्यकता है, किसी काम को करने के लिए हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारी क्या मूलभूत आवश्यकता है जो हम कार्य को सही प्रकार से, रेलवे में हमेशा सुरक्षा और सेवा, पहले सबसे पहले सुरक्षा, फिर संरक्षा और उसके बाद सेवा। तो ये रेक केवल TXR की उपस्थिति के साथ अधिसूचित नामांकित स्टेशनों पर गठित किए जाए। जो जोनल रेलवे में हर डिवीजन में जो फ्रेट स्टॉक में जो TXR पॉइंट है वहाँ है, जैसे दिल्ली रीजन में गाजियाबाद, पानीपत और TKD बहुत महत्वपूर्ण है, और भी हैं, तो वहाँ ये ही निश्चित पॉइंटों पर बनाए जाएंगे। यदि वहाँ कोई TXR बिंदु नहीं, माना कोई TXR पॉइंट वहाँ नहीं है और वो बनाना पड़ जाए, तो आपको TXR स्टाफ को कॉल करना पड़ेगा। ये इसकी पहली और महत्वपूर्ण शर्त है। लेकिन तीसरी और महत्वपूर्ण शर्त क्या है, जो RDSO रेलवे बोर्ड ने कहा है, यदि ट्रेन TXR स्टाफ को नियुक्ति करना संभव नहीं है। कई बार हमें जैसे थर्मल प्लांट पीछे बार कोयले की कमी से जूझ रहे थे, तो उस समय हमने कई बार इनको कई ऐसी जगह बनाना पड़ा जहां TXR स्टाफ को भी पहुंचना मुश्किल था। तो इस केस में लोको पायलट
वो ट्रेन मैनेजर द्वारा लॉन्ग होल्ड का गठन किया जा सकता है, लेकिन उस पर निम्न नियम लागू होंगे। इसमें कवर बीपीसी की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन दोनों की वैध बीपीसी होना अति आवश्यक है। और घटक ट्रेनों दोनों जो मिलने वाले रेक हैं उनका जीडीआर चेक, जीडीआर गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट चेक लोको पायलट और गार्ड मतलब ट्रेन मैनेजर द्वारा किया जाएगा। जब लोडिंग हो या अनलोडिंग हो, उसके बाद हम उस ट्रेन को शुरू कर रहे हैं। और स्टेशन स्टाफ रेक को रिलीज करने और चलाने का काम करेगा। उसको चलाने की जो मेमो है वो स्टेशन मास्टर संपूर्ण सुरक्षा जांच के बाद जारी कर सकते हैं। असाधारण परिस्थितियों में ये फिर उस चीज को एक बार आपको क्रमबद्ध कर रहा है कि असाधारण परिस्थितियों, मैंने कहा नहीं कई बार टीएक्सआर स्टाफ ना पहुंच पाए, तो उसमें आपने इस चीज को जो नॉन टीएक्सआर पॉइंट पर स्टेशन जीडीआर बनाकर इसको आगे चलाना है। प्राथमिकता के मामले में अब एक और चीज है, प्राथमिकता के मामले में ट्रेनों को ले जाने वाले यात्रियों की क्रॉसिंग और असाधारण परिस्थितियों के दौरान ट्रेन किसी भी स्टेशन से बाधित हो सकती है। माना आपने कोई ट्रेन किसी विशेष, माना गाजियाबाद से आपने कानपुर के लिए लॉन्ग हॉल चलाया, लेकिन टुंडला और अलीगढ़ में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ राजधानी गाड़ियों को लेट हो रहा है, तो आप उसको दो हिस्सों में नियमित ढंग से उसको स्प्लिट मतलब विभाग कर सकते हैं योजनाबद्ध। इसीलिए इसके हर प्रत्येक लोको में लोको पायलट और प्रत्येक ब्रेक वान में गार्ड की व्यवस्था होती है, जिससे कि समय आने पर वो बड़ी व्यवस्थित ढंग से दूर दूर अलग अलग हो जाए। लॉन्ग हॉल ट्रेन सिंगल पाइप, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के साथ बॉक्स एंड बेसिन और स्टील रेक की हो सकती है। ये तो एक आपको मोटा मोटा आइडिया दिया, आगे किसकी हो सकती है क्या नहीं वो हम आगे के पार्ट में पढ़ रहे हैं। लॉन्ग हॉल ट्रेनों में बीटीपीएन, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेने वाले, गैसीय प्रोडक्ट ले जाने वाले या खतरनाक डिस्पोजल, कोई जो डिस्पोजल्स होते हैं विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले पदार्थों का लॉन्ग होल्ड कभी नहीं बनता। इसके अलावा आप बॉक्स एंड बेसिन, इवन जो है कंटेनर वैगन का भी लॉन्ग होल्ड आसानी से बन जाता है। लॉन्ग होल्ड की अधिकतम गति, अब जब दो ट्रेनें मिल गई हैं तो उस लॉन्ग होल्ड की गति क्या होगी? ये गति उस गति से बराबर होगी जो उसमें न्यूनतम है। माना कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन 45 किलोमीटर का है और दूसरी गाड़ी 60 तक के लिए फिट है, तो आपको 45 में चलाना है। दोनों गाड़ी फिट है तो लिखा है कि लोडेड लॉन्ग होल्ड की अधिकतम गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो। अधिकतम गति ये कैमटेक ने, आरडीएसओ ने, रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया हुआ है। तो लॉन्ग होल्ड को कभी भी आपको 55 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलाना है। मिनिमम गति जो उसकी होगी वो आपको उसका पालन करना है। लॉन्ग हॉल ट्रेनों को पहचानते हुए खंडों को लॉन्ग हॉल ट्रेनों के लिए अतिरिक्त, इसके लिए लॉन्ग हॉल के लिए विशेष ट्रैफिक के दिशा निर्देश लिखित में मिलते हैं, वो आपको अनुपालन करने होंगे। अब वॉकी टॉकी सेट का उपयोग करके, इसमें एक निश्चित है कि वॉकी टॉकी सेट आपके 15 किलोमीटर की वर्किंग की अधिकतम कार्यरत इतने सी उसकी क्षमता होनी चाहिए कि 15 किलोमीटर तक भी वो सुन सकें। वो क्यों? क्योंकि करों पर, लंबाई पर बहुत लंबे 3 किलोमीटर जैसे लंबे लॉन्ग हॉल यदि हमने आपको चलाने हैं तो कई बार सिग्नल का आदान प्रदान जो लीडिंग लोको के जो लोको पायलट हैं वो पीछे गार्ड को और पीछे के लोको पायलट को अपने वॉकी टॉकी से ही प्रदान करेंगे। किसी क्वेश्चन का, किसी विशेष सिग्नल की सूचना यदि करों के कारण पीछे देखना संभव नहीं है तो इन वॉकी टॉकी के कारण बड़ी आसानी से इनका हम सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। निर्माण के समय वैध बीपीसी, सबसे बड़ी बात है लॉन्ग होल बनाते समय ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान करनी है कि वैलिड बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, जितने भी रेक बन रहे हैं उसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, चाहे वो सीसी हो चाहे प्रीमियम हो। इस प्रकार का कोई भी अज्ञात है उसके आपको वैध सर्टिफिकेट होने चाहिए। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी यदि टीएक्सआर स्टाफ है तो ये उनकी है। जहां मैंने बताया कि जहां टीएक्सआर स्टाफ नहीं है, पहुंचना संभव नहीं है और आपातकालीन स्थिति में, असाधारण स्थिति में बनते हैं, तो एक गार्ड और ड्राइवर को निश्चित करना है कि ये इनकी वीपीसी चलने से पूर्व वैलिडिटी
निश्चित कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों वैलिड बीपीसी वाले रेक को मिलाकर जो लॉन्ग होल बनेगा उसकी एक कवर्ड बीपीसी फॉर लॉन्ग होल करके एक कवर्ड बीपीसी जारी की जाएगी। ये हर जोनल रेलवे, जैसे नॉर्दर्न रेलवे आप देख रहे हैं, तो नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा जारी की गई है। और इसमें किसके साइन होंगे? ड्राइवर, जो उस लीडिंग लोको का ड्राइवर है उसके आपको सिग्नेचर लेने हैं। और जो ट्रेलिंग ब्रेकवान है, अब आप इस चीज को समझिए, एक ट्रेन बन गई है तो सबसे पहले लीडिंग लोको और ट्रेलिंग गार्ड इनके देंगे। जो भी अथॉरिटी सीएनडब्ल्यू की जेई सीएनडब्ल्यू इसको बनवा रहा है, जिसने ब्रेक कंटिन्यूटी दी है, उसको जो है उसके सर्टिफिकेट। तो 3 आदमियों की अथॉरिटीज में, जिस तरह हमारे उसमें है, मैक 5 वगैरह में है, तो इस तरह आप इसको समझिए। ये क्या, इसमें क्या भरना है? इसका नंबर, जहां ये बनेगा उसका नंबर, डेट, इशुइंग स्टेशन जहां से भी ये बनेगा, और ट्रेन नंबर। जो 2 ट्रेनें जुड़ी हैं दोनों के नंबर इसमें जोड़ने हैं। टोटल लोड जोड़ना है। इसका बाइफरकेशन देखिए ना, 117 का 58 और 59 प्लस 2 ब्रेक वान है। बॉक्सन लोडेड है, बॉक्सन लोडेड है। इसके बाद इंजन नंबर क्या है? जैसे आपके मैंने बताया ना, जो ब्रेक मैक 5 वगैरह में देते हैं, इंजन नंबर, इंजन का टाइप और इंजन नंबर जो मिडिल में है आपको उसके भी सारे पर्टिकुलर्स में देने हैं। इंजन ऑन ट्रेन कब इस पे लगाएगा लीडिंग लोको, और प्रेशर कितने बजे रेडी हुआ। इसमें जैसे कुछ मैन आवर्स ब्रेक कंटिन्यूटी के लिए लगते हैं, ठीक है ना, तो 6 मैन आवर्स इसका मोटा जैसे हम ये मान सकते हैं 6 मैन आवर जैसे इसमें लगे हैं अभी। तो इस इंजन का प्रेशर ये है, और रियर सबसे लास्ट के ब्रेक वान का 4.7 kg है। ये हम पढ़ेंगे कि कितना मिनिमम होना चाहिए, तभी आप आगे चलेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं ना कि लीडिंग पोर्शन का और ट्रेलिंग पोर्शन का बीपीसी नंबर मैंने बताया था, दोनों की वैलिड बीपीसी, स्टेशन, ट्रेन नंबर, उसका लोड, कब वो बीपीसी इशू हुई है, और कितना % ब्रेक पावर इसकी है। जैसे सीसी है 100% है, एबीसीसी है 100% है, प्रीमियम वगैरह में चेंज हो सकता है। और सीसी रेक ये क्लोज सर्किट वाले सीसी रेक हैं जिनकी 100% ब्रेक पावर है। तो इस प्रकार आपने समझा कि कवर्ड बीपीसी हमें इस प्रकार बनानी है, किस प्रकार इशू करनी है, कौन सी 3 अथॉरिटी है, लोको पायलट, फ्रंट लास्ट गार्ड, और फिर इशुइंग अथॉरिटी जिन्होंने इसको इशू किया है। अब इसके बाद लॉन्ग होल गाड़ियों में हॉट एक्सल, फ्लैट टायर के आदि के कारण वैगन को अलग करना है। तो इसमें जो नियम, जो परफॉर्मा इशू होंगे, जो होते हैं जैसे ट्रेन पार्टिंग, फ्लैट प्लेसेस, उसको आपको उन्हीं नियमों से तैयार करना है यदि कोई असाधारण घटना। लॉन्ग होल गाड़ी के प्रस्थान की एक और बात कि जब भी लॉन्ग होल चलेंगे, 2 रेक एक लॉन्ग होल बन के चलेंगे, तो मिनिमम पावर 95% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर होनी चाहिए, और चलते समय बीच में 90% तक ब्रेक पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसकी लॉकिंग वगैरह की सुनिश्चितता, जो कंटिन्यूटी करेंगे वहां भी इस चीज उसकी सीबीसी की सुनिश्चित की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि 8 पहिया ब्रेक वान उपलब्ध है तो खाली रेक के केवल बीच में जो ब्रेक वान लगेगा वो 8 पहिया होगा, चाहे वो आईसीएफ और कैस्ट्रम ट्रॉली से युक्त है। जो 4 व्हीलर हैं, 4 पहिए हैं, वो हमेशा लास्ट में लगेंगे। माना दोनों 4 व्हीलर हैं तो दोनों ही लास्ट में लगेंगे, बीच में 4 व्हीलर को नहीं लगाया जाएगा। और यदि 9000 टन से अधिक भार है, जैसे मैंने बताया आपको 9000 टन से अधिक भार ले जाना है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना है, तो ये गाड़ियां आरडीएसओ के ट्रायल के बाद ही चलाने की अनुमति दी जाएगी। साधारण आप इसको इस स्पीड पर नहीं चला पाएंगे। यदि कम भार है, 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे है, तो फिर उसमें आपको आरडीएसओ के ट्रायल की जरूरत नहीं है, वो वर्तमान नियमों से ही संचालित होंगी। इसके बाद आगे के लोकों में, अब जो महत्वपूर्ण जो बात आपने करनी है, जो आगे के लोकों में जो बीपी 5 kg है, तो पिछले
लोको में 4.7 kg पर सेंटीमीटर शार्प होना आवश्यक है। जैसे आपने देखा ना, साधारण उसमें हम 4.8 लिखते हैं क्योंकि ये लंबे हैं, तो 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट वाले ब्रेक बार में होना चाहिए। मारुति के लोको में, तो मारुति रेक लंबे लंबे चलते हैं, तो गार्ड के पास हॉर्स पाइप, नकल पिन, भाई कोई ट्रेन पार्टिंग ना हो, तो ये सब चीजें रास्ते में उनके पास होनी चाहिए, जो कि C&W स्टाफ इन चीजों को प्रोवाइड कराएगा। अब हम लोगों को किस प्रकार इसको, मैंने आपको पहले बताया था, एक पाइथन M है और एक पाइथन W है, जो मैनुअल चलते हैं, पारंपरिक कन्वेंशनल ट्रेन है। इसमें जो भी इंजन है वो सामने जोड़े जाते हैं, ट्रैक्टिव फोर्स सामने से लगाया जाता है। कुछ गाड़ियों को पीछे हमने कोचिंग की गाड़ियों के ट्रायल में सामने, वर्षों पुरानी बात है, सामने लगाकर तेजी से खींचा, स्पीड बढ़ाई और ज्यादा लोड को खींचा। और जो वायरलेस सिस्टम है, वायरलेस पावर सिस्टम, इसमें लोकोमोटिव को आप कहीं भी लगा सकते हैं और वायरलेस सिस्टम से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये लोको ही मेन भूमिका निभाएगा, बाकी लोको सहायक भूमिका निभाएंगे। ब्रेक एप्लीकेशन इत्यादि सब मेन लोको से ही होगा। ये यहाँ हॉलिंग का काम करेगा, ये हॉल और पुश दोनों का काम करेंगे। ये किस प्रकार होगा हम आगे वाले पीपीटी में इसको क्लियर करते हैं। यह है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम, जिसके विषय में हम बात कर रहे थे कि 3 किलोमीटर तक के दायरे में कितना भी लॉन्ग होल हो, एक साथ कई ट्रेनों को एक ही लीडिंग इंजन के लोको के माध्यम से बिना किसी रुकावट के सुरक्षा से हम चला सकते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम है। इसमें आप देख रहे हैं ना कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लीडिंग लोको से साधारण मिडिल लोको और फिर लास्ट लोको के बीच होता है। लीड लोको के अनुसार ब्रेक लगाना, रिलीज करना एक साथ संभव है। लीड लोको ही प्रमुख ऑपरेशन, ये सिंक्रोनाइज है। जिस सिंक्रोनाइज आपने सिक्लेनो में देखा होगा, जो वाइटिंग जैक है, जो सिंक्रोनाइज जैक है, जो डीजल इंजन को उठाते हैं, इलेक्ट्रिक लोको को उठाते हैं, LHB कोच वैगन को उठाते हैं, वो एक ही कंट्रोल पैनल से चारों जैक एक साथ उठाना चालू करते हैं या रिलीज करना चालू करते हैं। इसी प्रकार जो सिंक्रोनाइज क्रेनें हैं वर्कशॉपों में, एक ही पैनल से दोनों क्रेनें ऑपरेट होती हैं, तो सेम सिस्टम है। अच्छा, खराब लोको, यदि कोई रास्ते में लोको खराब हो जाए तो उसको बाईपास करना, अलग करना बड़ा आसान है। ये लोको सीधा सा एक वैगन की तरह काम करेगा, बाईपास होता हुआ अपना सिस्टम प्रयोग करेगा। ट्रेन का विभाजन कर्षण शून्य ब्रेक का अनुप्रयोग है। इसका अर्थ है कि ट्रेन का ब्रेक एप्लीकेशन केवल मेन लोको से ही होगा। अब जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर जो मैंने बताया कि बिना लॉन्ग होल ट्रेन का लोको संचालन जो मैनुअली है, अब वो मैनुअली मैंने बताया वायर से सिस्टम है। इसमें क्या है, इसमें लीडिंग लोको बीपी क्रिएशन केवल मेन लोको करेगा, मिडिल के लोको इसमें बीपी क्रिएशन नहीं करेंगे। जिस तरह सुपरवास्की में 5 या 6 लोको लगे तो मेन लोको नहीं सब कुछ बीपी का क्रिएशन किया, तो उसमें कंप्रेसर है। और पावरिंग मतलब खींचना, ये लीडिंग लोको से ही संभव है। और किसी केस में आपको हॉलिंग करने के लिए मिडिल लोको को भी प्रयोग करना पड़ेगा। अब ब्रेकिंग, ठीक है ना, ब्रेकिंग केवल लीडिंग लोको ही करेगा जब तक कि वॉकी टॉकी पे कोई इमरजेंसी ना है, तो लीडिंग लोको ही ब्रेकिंग करेगा, ताकि एक सामने इमरजेंसी ब्रेकिंग आप सभी लोगों से कर सकते हैं जब आपको लीडिंग लोको का लोको पायलट कुछ दिशा निर्देश दे या गार्ड साहब कुछ दिशा निर्देश दे। ये आपने C&W स्टाफ के करते हुए पड़े। अब आइए लोको, जो जिसने इसको होल्ड करना है, खींचना है, तो लॉन्ग होल के गाड़ियों को चलाने के लिए जो लॉन्ग होल के रेक बनेंगे वो WG3, WAG7 और WAG7 के मल्टीपल लोको उपयोग किए जाए। खाली रेक के पीछे ये WDG3, WAG5 और WAG7 से धकेला जाएगा, जो काफी पावरफुल है। और बीच के जो लोको है, जो बीच में मैंने बताया ना मिडिल के लोको का प्रकार WAG5, WAG3A इस प्रकार रहेगा। ये लोको 2 रेकों के बीच लगाए जाएंगे। गाड़ी का संपूर्ण जो स्टाफ है वॉकी टॉकी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहेगा। और विशेष परिस्थितियों में अन्य लोको जो है बीच में इन्हीं में से लगाए भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो और लोको आपने
इसमें प्रयोग नहीं करने हैं साधारण परिस्थिति में। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोकोमोटिव का डायनेमिक ब्रेक कार्यरत है। जो आपका पहला लोकोमोटिव है, जो लीडिंग लोकोमोटिव है, उसका डायनेमिक ब्रेक कार्यरत। डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होता है? डायनेमिक ब्रेकिंग एक इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव या डीजल लोकोमोटिव जैसे वाहन को धीमा करते समय हम सीधा फ्रैक्शन ब्रेक न लगा के, ब्रेक सारे पूरा फोर्स व्हील के ऊपर न लगा के मोटर के माध्यम से उसकी गति को कम करते हैं। और इसमें एक फायदा ये भी है कि कुछ समय बाद वो जनरेटर का काम करता है और वो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर का काम करते बिजली का उत्पादन भी करती है। इसमें ए तथा बी सेफ्टी कैटेगरी में चुने जाने वाले लोको पायलट, जिनका एयर बी कैटेगरी के लोको पायलट जो सेक्शन से भली भांति परिचित हों, वैसे तो हेडक्वार्टर में निश्चित होते हैं, लेकिन इसमें भी जो अनुभवी हैं, जैसे हम ब्रेकडाउन में एआरटी में एक निश्चित स्टाफ रखते हैं और उसके नाम हमारे प्रत्येक कंट्रोल या ऑफिस में होते हैं, इसी प्रकार कार्यालय में इनके नाम भी इस लॉबी में निश्चित होने चाहिए। यही ड्राइवर इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी को फिर से चलाना, जब इतने लंबे लॉन्ग हॉल को 177, 215, 295 तक के वैगन को आप चलाएंगे तो इंजन से ब्रेक वान में प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए पिछले ब्रेक वान का गार्ड आगे को के लोको पायलट को ये जानकारी देगा कि ये रेक पूरी तरह रिलीज होगा। तभी तो हमने आपको 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर लंबे वॉकी टॉकी दिए हैं। और हर सेक्शन में एक बार ब्रेकिंग के बाद दूसरी बार चलाने के लिए कम से कम 5 मिनट का रिलीज समय लोको पायलट को दिया जाना है। पहले तो 5 मिनट का समय देगा, उसके बाद गार्ड साहब उनको बताएंगे कि हाँ सब ये रिलीज हो चुका है, अब आगे बढ़िए। तो आगे के लोकोमोटिव में कुछ कुल 5 सीपी, जो ये लोकोमोटिव में जो कंप्रेसर होते हैं, तो इसके 3 लीडिंग और 2 ट्रेलिंग, 3 लीडिंग लोको के कंप्रेसर और 2 ट्रेलिंग, जो उसको ट्रेल कर रहा है वो ऑन स्थिति में होंगे और चार्ज करते रहेंगे। जो बीपी एमआर बनाते हैं, बीपी बनाते हैं, तो ये जो है ये दोनों लीडिंग में 3 और ट्रेलिंग में 2 कंप्रेसर चार्ज होंगे। मारुति के बीच वाले लोगों के कॉर्ड जो आइसोलेट रहेंगे ताकि उनके द्वारा बीपी प्रेशर चार्ज नहीं होगा। जो भी मिडिल के लोकोमोटिव है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बीपी प्रेशर का काम केवल और केवल लीडिंग लोको के 5 सीपी कंप्रेसर द्वारा 2 आगे पुल और पुश का कंप्रेसर के कारण ही नियंत्रित होगा। बीच वाला मिडिल लोको कुछ भी बीपी प्रेशर में इंटरफेयर नहीं करेगा। सतर्कता का आदेश का पालन करते समय यह एक नियम है कि आप बहुत ज्यादा बार बार ब्रेकिंग ना करें। यह तो इसीलिए इसमें कहा कि डायनेमिक ब्रेकिंग, रिस्टैटिक मतलब रीजनरेटिव टाइप का ब्रेकिंग आप प्रयोग करेंगे। फ्रैक्शन ब्रेकिंग का आप प्रयोग कम से कम करेंगे ताकि झटके कम से कम लगे। मैंने बताया डायनेमिक ब्रेकिंग में धीमे धीमे मोटर की गति कम होती है, जिस प्रकार हम पंखे को रेगुलेटर से धीमे धीमे कम करते हैं उस प्रकार कम होती है, जिससे झटके कम लगते हैं। क्योंकि बड़े लंबे लॉन्ग हॉल में ज्यादा झटके, ट्रेन पार्टिंग, नकल टूटना, इस प्रकार की घटना इसीलिए इसमें ज्यादा होने की संभावना है। 2 लोडेड और 1 लोडेड, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोडेड हो और खाली ये दोनों तरह से बन सकते हैं, और 1 लोड या खाली 3 प्रकार से बन सकते हैं। तो जिस टाइम यात्रा का प्रारंभ होगा, चाहे खाली हो भरा हो, तो बीच वाला लोको पायलट 2 नॉच लेगा और इसकी सूचना वॉकी टॉकी द्वारा अगले पायलट को देगा। क्योंकि प्रथम पायलट जैसे ही आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो प्रथम लोको का जो पायलट है इसको आगे की बढ़ाना प्रारंभ करेगा, और बीच वाला उसका कॉपरेशन सहकार्य मतलब उसके कोऑर्डिनेशन का कार्य करेगा। बैंकर लोगों के मामले में बैंकर, यदि कोई भार ऐसा है जो हमें महसूस हो रहा है, जिस प्रकार आपने शिमला कालका खंड में पोटैटो लोड देखे होंगे, तो लंबे लोड के पीछे, पोटैटो लोड के पीछे एक हम बैकर जो उसको बैक करे मतलब उसको पीछे से बफर करे, पीछे से धक्का दे ताकि ऊंचाई पर ग्रेडियंट पर आसानी से चढ़ जाए। तो उस समय जो बैकर लोग यदि इसमें कहीं है तो ये भी उसी प्रकार नॉच लेकर आगे को बढ़ेगा। किसी भी कारण लॉन्ग हॉल गाड़ी के लोगों की
बदली की जाती है, लोको बदला जाता है, तो ऐसे समय पूरे लोड के एयर ब्रेक को मैनुअली रिलीज किया जाएगा। ये आपको साधारण नियम पता भी है, चाहे वो कोचिंग हो चाहे मालगाड़ी हो। यदि आप सिंगल रेक में भी, एक स्टैंडर्ड रेक में भी लोको बदलते हैं तो फिर उसको मैनुअली सारे रेक को रिलीज किया जाता है, जिससे ब्रेक बाइंडिंग ना हो। तो ये भी चाहे लॉन्ग होल कितना बड़ा हो, आपको फिर इसके बाद लोको चेंज होने के बाद इसको रिलीज, मैनुअली रिलीज करना, इंश्योर करना है। अब संचार, एसएनटी का क्या काम है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। लॉन्ग होल में कार्यरत सभी कर्मी दल मतलब स्टाफ गाड़ी चालू करने से सुनिश्चित करेंगे कि उनके वॉकी टॉकी बिल्कुल सही काम कर रहे हो। मैं आपको एक तरफ आपका ध्यान पुनः आकर्षित करने का प्रयास करता हूं कि लॉन्ग होल मैंने बताया 3-3 किलोमीटर तक कितना कर्व आ जाए, आपको ना सिग्नल दिख रहा ना कोटेशन सिग्नल दिख रहे, तो केवल इस वॉकी टॉकी के माध्यम से ही आप सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। तो वॉकी टॉकी को सुनिश्चित करना जरूरी, मंडल ये सुनिश्चित करेगा। देखिए मैंने पहले ही बताया कि कोई भी लॉन्ग होल है वो जोनल रेलवे के द्वारा नॉमिनेटेड पॉइंट पर ही कार्य करता है। मंडल ये सुनिश्चित करेगा कि 15 किलोमीटर तक कार्य करने वाले वॉकी टॉकी सेट इसमें आपको प्रदान किए जाए। ठीक है, लॉन्ग होल चाहे 3-3.5 किलोमीटर तक का मैक्सिमम होता है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से कई गुना होती है। और यदि किसी कारण वॉकी टॉकी आपके फेल हो गए, अच्छा इसमें अलग से बैटरी भी दी जाती है ना, लेकिन उसके बावजूद भी फेलियर को आप शून्य तो कर नहीं सकते। तो यदि कभी स्थापित नहीं होता तो अगले स्टेशन पर जब तक ये पूर्ति ना हो जाए तब तक आपको गाड़ी को नहीं चलाना। और जब तक संचार के संसाधन खराब हैं तो आपको एक सिंगल लूप पर तो किसी भी हालत में इस गाड़ी को नहीं चलाना। ये जनरल रूल है। जनरल और सहायक रूल, सामान्य और सहायक रूल को आप पढ़ेंगे तो उसमें लॉन्ग होल के रूप में ये बताया गया है। अब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के क्या नियम है, सुरक्षित परिचालन हो। आपने अच्छा मेंटेनेंस कर लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन परिचालन एक अलग चीज है। आपके पास एक अच्छी कार है, अच्छी महंगी और सुरक्षित कार है, लेकिन आप उसको सिग्नल के पालन करेंगे, रोड के पालन तभी आप सुरक्षित करेंगे। इसी प्रकार परिचालन क्या, लॉन्ग होल गाड़ी एक ही लाइन पर क्लियर पर चलाई जाएगी, इसके पीछे टेल टेप लैंप सबसे पिछले वाहन पर लगाया जाएगा। ये एक साधारण सा नियम है। तो बीच में यदि ब्रेक वाहन 3 भी लगे तो इससे आपको कोई मतलब नहीं। टेल बोर्ड, टेल लैंप या रेड लैंप बीच वाले पे लगे नहीं लगाना, वो लास्ट पे लगाना है और वो बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि यदि नहीं लगा होगा तो आपको अगले एएसएम या जो भी पॉइंट्समैन वो आपको अगले इस पर रोक लेगा और आपके विरुद्ध फिर ये एक तरह से अनावश्यक आपको पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो गाड़ी, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को ध्यान देना है। एयर प्रेशर प्रथम लोको द्वारा निर्माण किया जाएगा, ये बार बार बताया जा रहा है। प्रथम लोको का पायलट ही ब्रेक लगाएगा, ये आपने चार्ट में पढ़ लिया था। बीच वाले या बैंकर लोको के पायलट प्रथम लोको के पायलट के ब्रेक लगाने के समय अपने को आइडल रखेंगे। ठीक है ना, जैसे कार का न्यूट्रल पे रहता है, ये बिल्कुल आइडल रहेंगे। इनको ब्रेकिंग से कोई विशेष मतलब नहीं जब तक कि गार्ड या लोको पायलट द्वारा इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए वॉकी टॉकी पे कुछ कहा ना जाए। लॉन्ग होल की अधिकतम गति 55 किलोमीटर या खाली लॉन्ग होल स्टॉप में बुक्ड स्पीड। अब एक और चीज, मैंने 55 किलोमीटर का माना, कोई उसमें फ्लैट टायर है और उसको आगे तक ले जाना है और उसमें गति TXR साहब ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा करती, तो आपको फिर 30 करनी है। जो भी नियम, गति प्रतिबंध रेलवे बोर्ड और वर्तमान में जो उपस्थित TXR स्टाफ द्वारा लिखित में दिए जाएंगे उसका आपको अनुपालन करना है। 55 किलोमीटर अधिकतम है और यह उन दोनों में से जो न्यूनतम हो। और बीच वाला और जैसा मैंने कहा जो बैकर लोको है वो अपने लीडिंग लोको के अनुसार ही कार्य करेगा। और अंतिम जो ब्रेक वान है, जो लास्ट का ब्रेक वान का जो गार्ड लोको ट्रेन मैनेजर साहब हैं, वही इसके इंचार्ज होंगे। ठीक है ना, भले ही हर रेक के हर सेट में 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 5, वो हर रेक का अपना गार्ड लोको पायलट अलग होना आवश्यक है, लेकिन उसका फाइनल इंचार्ज
लास्ट जो ट्रेलिंग जो है लास्ट कार्ड 1 है उसके ड्राइवर साहब इसके इंचार्ज रहेंगे पूरे लोको लॉन्ग होल के। और जब भी लॉन्ग होल गाड़ी को शंटिंग के दौरान या किसी सिग्नल के लिए या किसी कारणवश कहीं खड़ा होना पड़ जाए तो पिछले हिस्से को रोल डाउन के बचाने हेतु सारे हैंड ब्रेक लगाने, जो लास्ट में गार्ड प्लस उसके 6 वैगन जैसा भी नियम है जो सामान्य जनरल रूप से उसके अनुसार आपको हैंड ब्रेक लगाकर ही किसी चीज को स्टेबलिंग करनी है या शंटिंग करनी है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि झटके से इतना बड़ा लॉन्ग होल अपने ही भार के कारण रोल डाउन हो जाए, है ना। और गाड़ी का ट्रेन मैनेजर या गार्ड वॉकी टॉकी पर लोको पायलट को जो संबंधित कौशन है, कहाँ 30 की स्पीड है, कहाँ 25 की है, कहाँ 45 की है, इसकी सूचनाओं को आदान प्रदान करता रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि रेलवे बोर्ड के पत्र में कि लॉन्ग होल गाड़ी कब चलाई जाएगी, जब मेल एक्सप्रेस राजधानी का लगभग 45 मिनट का क्लियरेंस हमारे पास समय हो तो इसी दौरान इस गाड़ी को चलाने की प्राथमिकता दी जाएगी ताकि आपको आसानी से लाइन क्लियर मिले और आप अपने लॉन्ग होल को गंतव्य तक पहुंचाएं। जहां तक संभव हो सेक्शन कंट्रोलर जो गाड़ियों को चलने के आदेश देते हैं, उनका प्रोग्राम करते हैं, वो थ्रू लाइन पे ही इसको देंगे कि जल्दी से जल्दी इसको कम से कम रोका जाए मेन लाइनों पे और सीधा इसको क्लियर मिल सके, इस प्रकार का आयोजन करने का प्रयास करेंगे। और मैंने बताया था कि संचालन के लिए सामान्य और सहायक नियम जो लॉन्ग होल के लिए हमारे रेलवे बोर्ड ने बनाए हैं उन नियमों का पालन किया जाएगा। और रेक बनाते समय फिर मैं एक बार इस माध्यम से बता रहा हूं कि लोडेड रोप को हमेशा पहले रखा जाए, क्योंकि लोडेड रोप का मोमेंटम क्या होगा, वेग इनटू मास m इनटू v, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा, तो बहुत ज्यादा फोर्स को आप पहले रखेंगे और खाली को बाद में, ताकि उस पर जो फोर्स लगे उसका मोमेंटम का वो कम से कम लगे और कोई नुकसान ना हो। तो इसके बाद लॉन्ग होल गाड़ियों में कोई खराबी, कई खराबी आ सकती है, ट्रेन पार्टिंग हो सकती है, कोई नकल गिर सकता है, कई बार हॉट एक्सल हो सकता है, कोई और विधि व्यवधान के कारण, जैसे मैंने बताया ना आपकी वॉकी टॉकी खराब हो जाए तो इसको इस आधार पर उसका जो डीवीएस होगा उसको अपनी उसमें आपको बुक करके उसमें लिखना होगा। विशेष सेक्शन में माना किसी सेक्शन में, जैसे मैंने बताया ना पीछे कोयले की ढुलाई के लिए हमने कानपुर में या इस सेक्शन में बहुत ज्यादा लॉन्ग होल चलाई, तो इसके लिए प्रत्येक हर लॉन्ग होल में नहीं लेकिन कुछ लॉन्ग होल में जैसे 10 के बाद 10 के अंदर आपको एक लोको पायलट और ट्रैफिक इंस्पेक्टर टीआई को नॉमिनेट करना पड़ेगा। लॉन्ग होल गाड़ियों के संचालन की समीक्षा संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। मंडल के कार्य के आधार पर मंडल भी इन मुद्दों को, इन मैटर्स को इसकी बार बार समीक्षा करता रहेगा कि ये कितने चलने हैं, कब चलने हैं, इसमें किसको जाना है, कितना भार है और कब हमें इसको लाइन क्लियर देनी है। और बरसात के समय लोगों के सेंडर्स कार्यरत होने चाहिए। सेंडर्स मतलब जो रेट डालने वाले लोगों के मानसून शेड्यूल का अनुपालन कीजिए। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैंने कहा कि 27-26 हजार टन मटेरियल लेते हुए 45 की स्पीड पे जब उसका मोमेंटम ब्रेकिंग होगी तो कहीं वो बरसात में बारिश में स्लिपरी ना हो, उसमें ब्रेक सही से लगे ताकि ओवरशूट ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी गाड़ी पे ब्रेकिंग की प्रॉपर व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो बरसात में सेंडर्स काम करें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो लोगों के मानसून शेड्यूल होते हैं उसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सबके पास इनके जो लॉन्ग होल के किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी, उसका पीसीओआर, टीएलसी, सीसीओआर, इन अनुदेशों की बुकलेट उनके पास होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जो जोनल रेलवे और डिवीजन है उनको भी विशेष निर्देश दे सकता है, जिससे स्थानीय भौगोलिक स्थिति और परिचालन संबंधी निर्देश हो। मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा सलाहकार इन गाड़ियों की जांच करें। ये निश्चित है कि भाई इतने बड़े लॉन्ग होल चल रहे हैं, मेन लाइन पे चल रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण है,
तो हमारे उच्च अधिकारी जो डिवीजन के सीनियर सीनियर डीएमई सर हैं या सीनियर डीएसओ सर हैं, इन सब को उसको समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि उसकी परिचालन सुरक्षा सहित सुनिश्चित किया जा सके। अब कार्य में असमानता है, कोई भी सिस्टम, कोई भी कार्य, जब कोई कार्य करता है तो उसमें कुछ न कुछ कमियां आनी एक प्राकृतिक है, स्वाभाविक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिस्टम 100% फुल प्रूफ हो। तो इसमें भी कुछ यदि कार्य में असमानता आ जाए, मतलब एबनॉर्मलिटीज हो, तो लॉन्ग होल के दौरान आने वाले किसी भी असमानता है, अत्यधिक खींचने वाले बल, धक्का देने वाले बल के कारण सीबीसी का टूटना। मैंने बार बार कहा कि लॉन्ग होल में यदि आपके पास लोको की ब्रेकिंग का जो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम से काफी कुछ अच्छा हो गया है, तो ब्रेकिंग एक समान लगेंगे तो ये चीजें कम हो रही, लेकिन फिर भी कई बार झटकों से, कई बार पुअर वर्कमैनशिप से सीबीसी का पार्ट टूट जाता है। इसलिए हमेशा एक सीबीसी वगैरह एक गार्ड और ड्राइवर के पास इनको अलग से दे दिए जाते हैं, अलग रखे जाते हैं, जैसे मारुति वैगन में, है ना। और इन चीजों को आपको यदि कोई बात होती है, इस पर एक घटना घटती है, तो उसको जांच करनी पड़ेगी और संबंधित मतलब कंट्रोल को इसको बताना पड़ेगा। लॉन्ग होल को फाइस मतलब फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्रिस द्वारा बना है। और कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन जो हमारे मंडल कार्यालय में जो कंट्रोल है, इसमें अलग अलग संकेत के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे, जैसे मैंने उस चार्ट में आपको बताया था, लॉन्ग होल, पाइथन एम, पाइथन डब्ल्यू। तो इस तरह से इसको हम, क्योंकि जब वॉइस में अलग से इंडिकेट होगा तो आपका ध्यान इस पर अलग से जाएगा। आपको पता है कंट्रोल को कि मुझे इस समय इसको क्लियर लाइन देनी है, 45 मिनट से ज्यादा का गैप मिल जाए तो इसको हमें चला देना है, और कहाँ स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब विभाजन। इसमें इसीलिए हर लोको पे लोको पायलट, हर ब्रेक वन पे गार्ड, हर हिस्से में होता है, क्योंकि कभी भी हम आवश्यकता के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में उसे फिर 2-3 अलग हिस्सों में व्यवस्थित ढंग से बांटा जाए तो हमारे पास ड्राइवर गार्ड अवेलेबल हो जाए। तो ये सब सिस्टम कंट्रोल से या क्रिस के फेस पर दिखाए जाते हैं। और जो भी एसेस फेलियर है उसको मिसलेनियस अकाउंट में दर्ज किया जाता है, और लॉन्ग होल के कारण समय की पाबंदी के नुकसान को इंसिडेंट अकाउंट पर दर्ज किया जाएगा। लॉन्ग होल पे ये समय की एक पाबंदी है। जो हमने पढ़ा कि जो वासुकी था वो 257 किलोमीटर लगभग 11.2 घंटे में चला। तो इसमें निश्चित है कि थोड़ा गति में इतनी जो बुक्ड गति है वो थोड़ा सा औसत थोड़ा उसका कम रहता है, लेकिन वो सुरक्षित पहुंचे इसका प्रयास ज्यादा रहता है। लेकिन वो समय का नुकसान सिग्नल एसएनटी के कारण हुआ, सीएनडब्ल्यू के कारण हुआ, या किसी और अन्य कारण हुआ, जैसे कोई प्रदर्शन हो रहा उसके कारण हुआ, तो उसको हमें एक इंसिडेंट अकाउंट पर इसको दर्ज किया जाएगा कि ये किस तरह समय की बर्बादी। तो मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग होल जैसी महत्वपूर्ण विधा पर आपने इस चीजों को समझा, कैसे इसको चालन करना है, कैसे इसका परिचालन करना है, लोको स्टाफ की क्या जिम्मेदारी है, कैरिज की क्या जिम्मेदारी है, एसएनटी की क्या जिम्मेदारी है, और ऑपरेशन और ट्रैफिक इसमें क्या योगदान। तो हम सबको मिलकर इसको इस प्रकार इन चीजों को समझ के कवर्ड बीपीसी कैसे बनाई जाए, इनको ध्यान रखते हुए निश्चित ही हम रेल की उत्पादकता को बढ़ाएंगे, जिसके लिए हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है। जब तक वो पूरा न बन जाए पूरे देश में, तब तक हम लॉन्ग होल के माध्यम से इन मालवाहक का सफल संचालन करेंगे। इस प्रकार हमने इस अध्याय में लॉन्ग होल ट्रेन के फॉर्मेशन, उसके ऑब्जेक्ट्स और मेंटेनेंस, सीएनडब्ल्यू स्टाफ ने उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ऑपरेशन में लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर की क्या जिम्मेदारियां हैं, यह रेलवे बोर्ड के एक मानक संदर्भ के अनुसार आपने समझा। इस प्रकार यदि हम मेंटेनेंस करेंगे तो लॉन्ग होल में आने वाली मुख्य समस्याएं, जिस प्रकार ट्रेन पार्टिंग इत्यादि को हम मिनिमम कर पाएंगे, और इसके सफलतापूर्वक संचालन करने के पश्चात हम रेलवे को अधिक से अधिक
उत्पादन में, कमाई में और उसके ऑपरेशन रेशे को सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।